गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पिछला जो टॉपिक था अपना, पिछला जो लेक्चर था राजनीतिक विश्लेषण की पद्धतियों का, और जिनमें अपन ने मनोवैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन किया। और इस मनोवैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन करते हुए, उस पर चर्चा करते हुए ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि हम राजनीतिक विश्लेषण में किस प्रकार से और किस सीमा तक मनोवैज्ञानिक पद्धति को काम में ले सकते हैं। राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है, किया जा रहा है। मनुष्य के मनोभावों, मनुष्य के आवेगों और उनकी प्रवृत्तियों का यदि हमें पता लगाना है, हमें ज्ञान प्राप्त करना है विश्लेषण के लिए, तो हमें मनोवैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेना चाहिए। इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक पद्धति राजनीतिक विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण साधन है, एक महत्वपूर्ण माध्यम है और एक अध्ययन का एक विशेष तरीका है। जहां तक दूसरी जो अध्ययन की पद्धति राजनीतिक विश्लेषण की, उसमें है सांख्यिकी पद्धति। और यदि हम इसको देखें तो सांख्यिकी, स्टैटिकल सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किन्हीं घटनाओं की व्याख्या, विवरण और तुलना के लिए तथ्यों का संकलन, जो फैक्ट्स हैं उनको एकत्र करना, उनका वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन करना तथा सारणीयन का यानी टेबुलेशन का काम करता है। यानी सांख्यिकी जो है वो क्या है? एक विज्ञान है। कैसा विज्ञान? जो घटनाओं की व्याख्या करने में, उसका विवरण प्रस्तुत करने में और तुलना करने के लिए फैक्ट्स को एकत्र करता है, उसका वर्गीकरण करता है और उसकी टेबुलेशन बनाने का काम करता है। राजनीतिक घटनाओं, राजनीतिक प्रणालियों, राजनीतिक संस्थाओं का यदि विश्लेषण करना है तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इन संस्थाओं का, प्रणालियों का, घटनाओं का अध्ययन करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, विवेचन करने के लिए हमें सबसे पहले हमको आंकड़े फैक्ट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। जब फैक्ट्स इकट्ठे कर लिए उसके बाद उसका वर्गीकरण करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन करने के बाद ही हम निर्णय पर पहुंच सकते हैं, किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, किसी डिसीजन पर पहुंच सकते हैं। इस सांख्यिकी पद्धति के द्वारा हम आसानी से तथ्यों का, फैक्ट्स का पता लगा सकते हैं कि वह संख्या आ गई। और इस पद्धति का प्रयोग अधिकांशतः मतदान की संख्या के द्वारा शक्ति परीक्षा के लिए किया गया है कि कौन सा दल वास्तव में कितना शक्तिशाली है, कौन सा दल का प्रभाव जनता पर दिखाई दे रहा है, उसका वास्तविक प्रभाव क्या है। इन सभी चीजों को जानने के लिए जब मतदान कराए जाते हैं और उनमें से किस दल के पक्ष में कितने वोट डले, कितने विपक्ष में डले, इसकी संख्या देखी जाती है, उनकी गिनती की ली जाती है। तो इस प्रकार से सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग विश्लेषण के लिए स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन यदि हम इसकी आलोचना देखें या इस पद्धति की वस्तु स्थिति का पता लगाएं तो वास्तव में ये पद्धति जब शासन पद्धति का जायजा लेने के लिए काम में लाई जाती है कि दल की वास्तविक स्थिति क्या है, लेकिन इसमें कुछ हमें दोष भी दिखाई देते हैं। राजनीतिक विश्लेषण का जो कार्य है पॉलिटिकल एनालिसिस का, वो बहुत अधिक जटिल है और बहुत अधिक कठिन है। हमें किसी चीज का मूल्यांकन करना है तो ये काम कठिन हो जाता है। राजनीतिक विश्लेषण जो करता है वो तथ्यों का और अंकों में इतने अधिक उलझ जाते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों को बिल्कुल भूल जाते हैं। केवल किस पर ध्यान है उनका? तथ्यों पर, अंकों पर और संख्या पर।
जिसके फलस्वरूप विश्लेषण जो होता है वो एक तरफा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने किस पर जोर दिया? संख्या पर। किस पर जोर दिया? तथ्यों पर। किस पर जोर दिया? अंकों में। और इस चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं और जो खास चीज है वो उससे बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जबकि बात क्या है? जबकि तथ्य की बात तो यह है कि मनुष्य का व्यवहार परिवर्तनशील है। मनुष्य का मनोभाव, मनुष्य के आवेग, मनुष्य की प्रवृत्तियां आदि जो उसकी क्रियाएं हैं परिवर्तनशील है। और हम जिन आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण कर रहे हैं वे आंकड़े वास्तव में अपने आप में स्वयं में अपूर्ण हैं, अपर्याप्त हैं और गलत भी हो सकते हैं। अतः इस पद्धति का प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। दोषों के उपरांत हम यह कह सकते हैं कि इस पद्धति का महत्व भी है। चार्ल्स मेरियम ने स्पष्ट किया प्रकारों के सहसंबंधों का पता लगाने के मात्रात्मक मापदंड का प्रयोग बड़ा व्यापक और उपयोगी है। इस सांख्यिकी पद्धति के दोनों पक्ष हैं। जहां तक समाजशास्त्रीय पद्धति का प्रश्न है, राजनीतिक विश्लेषण में इसका प्रयोग एक अभिनव घटना है, रिसेंट फिनोमिना है। चूंकि मनुष्य समाज की एक इकाई है, उसके व्यवहार का, उसकी आदतों का, उसकी मनोवृत्तियों का सामाजिक वातावरण पर स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ता है। रॉबर्ट हल का मत है कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में व्यक्ति का अपने समुदाय में व्यक्त प्रभाव अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है, क्योंकि समुदाय का एक अध्ययन समाजशास्त्र करता है, परंतु इसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव व्यक्ति के भावी राजनीतिक जीवन पर पड़ता है। यानी समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र का घनिष्ठ संबंध है। जब दोनों का घनिष्ठ संबंध है तो व्यक्ति का किसी न किसी रूप में प्रभाव राजनीतिक जीवन में पड़ता है। तो ढाल ये सुझाव जो दे रहे हैं बहुत उपयोगी है और तर्कपूर्ण है कि प्रभाव का पता लगाने के कई फैक्टर्स हैं। तो हम इस समाजशास्त्री पद्धति के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं? हम राजनीतिक विश्लेषण को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मनोवैज्ञानिक पद्धति, सांख्यिकी पद्धति और समाजशास्त्रीय पद्धति राजनीतिक विश्लेषण के एक प्रमुख साधन है, जिसके द्वारा राजनीतिक विश्लेषण को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब जो चौथी पद्धति आती है जिसमें वैज्ञानिक पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति में क्रमबद्ध अवलोकन, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और परीक्षण और तथ्यों की व्याख्या को सम्मिलित किया गया है। क्या क्या शामिल है वैज्ञानिक पद्धति में? क्रमबद्ध अवलोकन, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, वर्गीकरण और परीक्षण और तथ्यों की फैक्ट्स की व्याख्या को सम्मिलित किया गया है। साइंटिफिक मेथड क्या है? राजनीतिक विश्लेषण में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग शुरू से ही किया जाता रहा है। अवलोकन के द्वारा अनुसंधानकर्ता स्वयं अधिक और बड़ी सावधानी से किसी राजनीतिक दल का निरीक्षण करता है, अवलोकन करता है, उसको देखता है, समझता है। वह दूसरों की सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करता है। वह स्वयं इस पद्धति के माध्यम से ऑब्जर्वेशन करता है। वह इस अध्ययन इस तरह करता है कि उसका अध्ययन अधिक वैज्ञानिक हो। परीक्षण विधि द्वारा भी राजनीतिक वैज्ञानिक के प्रयास किए गए। यद्यपि राजनीतिक विश्लेषण में प्राकृतिक विज्ञानों की तरह
तो नियंत्रित प्रयोग नहीं हो सकते, फिर भी इसकी संभावनाएं हैं। जिस प्रकार नेचुरल साइंस में नियंत्रित प्रयोग हो सकते हैं, सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग संभव नहीं है, लेकिन हम इनकी संभावना को तलाश सकते हैं, इनको आगे देख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कृत्रिम प्रायोगिक परिस्थितियां पैदा कर विश्लेषण किया जा सकता है। हम कुछ आर्टिफिशियल इस प्रकार की प्रायोगिक परिस्थितियां पैदा कर दें और राजनीतिक विश्लेषण करें। इसमें कंप्यूटर और मानवीय विषयों को काम में लाया जा सकता है। आज हम हर काम जो करते हैं बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से ऑथेंटिक काम हो रहा है, क्योंकि किसका युग है? कंप्यूटर का युग है। राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन और चुनावों में संगणक छल का प्रभाव सफलतापूर्वक किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीतिक संगठन छल का विकास किया जा रहा है। संगणक छलकर्ता द्वारा मतदाताओं के मतों का पता लगाया जा सकता है। इसके द्वारा नई मतदाता अपीलों को प्रस्तुत किया जाता है, ताकि यह जांच हो सके कि कौन कौन इसके द्वारा प्रभावित हुए हैं और किस प्रकार उनके मतदान व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। हम बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि किस दल के प्रभाव में जनता है, किस प्रकार उनके मतदान व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। और दूसरा, प्रयोगशाला परीक्षण मानवीय विषयों को काम में लाता है। संस्थाओं, संगठनों, प्रणालियों द्वारा भी विश्लेषण संभव है। थॉमस शिलिंग कहते हैं कि सौदा और वार्ता प्रयोग द्वारा राजनीतिक विश्लेषण किया जा सकता है। तो वैज्ञानिक पद्धति राजनीतिक विश्लेषण का एक सही तरीका है। इसमें क्रमबद्ध अवलोकन है, वर्गीकरण है, परीक्षण है और तथ्यों की व्याख्या इसमें शामिल है। यद्यपि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में नियंत्रित प्रयोग दिखाई देते हैं, सामाजिक विज्ञानों में इसकी संभावनाएं अवश्य दिखाई देती हैं।